सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हमारी जो नई सीरीज़ है, जिसमें हम एक किताब को लेके उसके हर भाग पर बात करते हैं। मतलब कि वो किताब जो है पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। किताब पे चर्चा के नाम से हमने ये सीरीज़ शुरू की है और इसकी जो पहली किताब हमने रखी थी, कास्टेड्स ऑफ माइंड। और इस किताब की इम्पोर्टेंस हमने पिछली बार बता दी थी कि कैसे जो है एक नया वर्ग है, नया वर्ग तो नहीं कहेंगे, पुराना ही है, जो लगातार इस बात का दावा करता है कि जातियाँ जो हैं, वो भले ही पहले से रही हों, लेकिन उसका जो स्वरूप आज हमें नज़र आता है, जो भेदभावपूर्ण स्वरूप है, जो हायरार्किकल स्वरूप है, श्रेणीकरण का जो स्वरूप है, वो अंग्रेज़ों की देन है। और उनका आर्गुमेंट बहुत मजबूत भी नज़र आता है कई मायनों में, जब वो बात करते हैं अंग्रेज़ों की, भारतीय व्यवस्था की, कि उन्होंने किस तरीके से भारत को इस्तेमाल किया, तो उनका दावा जो है, वो सही नज़र आता है। ठीक है, तो पिछले भाग में जो हमने बात की थी, वो उसपे एक बार मैं हल्का-सा बता दूँ कि क्या था कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अंग्रेज़ जब यहाँ पे भारत में आए और उनको जब दीवानी मिली, मतलब एक तरह जीतते गए, बंगाल वाला लड़ाई हुई, उसके बाद उनको जो है दीवानी मिल गई। तो जब दीवानी उनको मिली, तो वो शुरुआत में जो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो कोशिश की, वो पुरानी विधि से की, जो मुगलों की जो विधि थी, उसी तरीके से वो कलेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन वो मौजूदा टैक्स से जो उनको लगान मिल रहा था, उन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। तो लगान वाली मूवी याद है, 3 गुना ज़्यादा लगान। वो अधिक पैसा चाह रहे थे, भारत से ज़्यादा से रेवेन्यू चाह रहे थे। तो उन्होंने बहुत से दबाव बनाए यहाँ पर ज़्यादा लगान के लिए और फलस्वरूप यहाँ पे कई विद्रोह भी हुए। सन्यासी विद्रोह, फ़कीर विद्रोह उन्हीं विद्रोह में से एक है। और उनको लगता था कि सन्यासी और फ़कीर भी किसी अपने आप में एक टैक्स कलेक्टर टाइप के हैं। जो दान है उसको टैक्स की तरह से ही देख रहे थे। तो ख़ैर ये अलग डिबेट है, लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि उनका जो दबाव था, उस दबाव की वजह से यहाँ पर विद्रोह होने लगे। तो फिर उनको समझ में आया, फिर 1857 की क्रांति तक उनको इस बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो वो काम कर रहे हैं, जो 1833 में इन्होंने अलाउ किया था मिशनरी भारत में आ सकते हैं। तो उनको ये लगा कि ये सब ऐसा काम है जिसकी वजह से यहाँ भारत में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इसको कैसे दूर करें? इसमें यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा था कि नेपोलियन जैसे मिस्र पे जब उसने लड़ाई की, वहाँ पे जब हुकूमत की उसने, तो जब वो मिस्र जीता तो उसके साथ अपने साथ ओरिएंटलिस्ट को ले गया वहाँ पे। और उन विद्वानों ने वहाँ पे जाके क्या किया कि एक नया नैरेटिव पैदा किया। वो नैरेटिव क्या था कि जो नेपोलियन है, वो मुक्तिदाता है। क किसका? ममलूक से वहाँ की जनता को बचाने के लिए आया है। तो ममलूक गलत क्यों थे? क्योंकि नेपोलियन ने वहाँ पे ये नैरेटिव तय किया कि मतलब बनाया कि वो सही इस्लाम को फ़ॉलो नहीं कर रहे थे और मैं जो हूँ, आया हूँ तुमको जो है ममलूक की अत्याचारों से बचाने के लिए। तो इस तरीके से उसने जो नैरेटिव पैदा किया वहाँ पे मिस्र में, वो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेज़ भी इस बात को समझने लगे थे कि हमको भारत पे शासन करना है, तो वो एक नैरेटिव बनाना है, ताकि यहाँ हमारे शासन को वो लोग विदेशी शासन ना समझें। और इसको देखते हुए जब 1857 क्रांति, ज हम ये बात ब्रीफ में कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले पहले भाग में सारी बातें कर दी है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण 2 बदलाव किए। एक बदलाव ये किया कि धर्म और जाति को उन्होंने समझा कि ये ऐसी इकाई है भारत में जो बहुत ही संवेदनशील है और इसमें हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाना। दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीयों को भागीदारी देना होगा भारतीय प्रशासन में, ताकि वो अपने इस प्रशासन को अपना प्रशासन प्रशासन समझे। तो उन्होंने योग्यता आधारित भर्तियाँ भी शुरू की। तो जब उन्होंने धर्म और जाति को महत्व देने की बात की, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि धर्म को कि कुछ किताबों को उन्होंने अनुवादित करना शुरू किया। अब उनको कैसे पता चला कि हिंदू धर्म की कौन-सी किताब महत्वपूर्ण है, कौन-सी नहीं है? तो उस वक़्त के जो पढ़ा-लिखा वर्ग था, वो ब्राह्मण या स्वर्ण वर्ग था। तो उनसे उन्होंने वो पूछा या माँगा कि भाई कौन-सी किताब है जो हिंदू धर्म की मूल किताब है। तो उनका जीवन जिन किताबों के इर्द-गिर्द था, जैसे वो मनुस्मृति को अगर वो अपने जीवन में फ़ॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी कानून की किताब है और इसी किताब को उन्होंने अनुवाद किया। अंग्रेज़ों ने अनुवाद किया, तो जो शुरू में जो अनुवाद हुआ, जो उन्होंने हिंदू धर्म को जो समझा, तो वो स्वर्ण मर्द के नज़रिए से समझा। नहीं, औरत नहीं, औरतों को भी वेद पढ़ने का परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने
एक पितृसत्तात्मक मर्दवादी व्याख्या ये की उन्होंने भारतीय धर्म और भारतीय जाति की। तो अब इससे उन्होंने ये क्यों किया? जब उनके धर्म को पढ़ा, भारत के धर्म को पढ़ा और इसी धर्म के अनुसार उन्होंने फिर कोडिफाई करना शुरू किया। उनको जो कानून जो थे भारत में से पहले जो कानून थे वो अलग-अलग बिखरे हुए थे। उन्होंने उसको इकट्ठा करके लिखना शुरू किया। ठीक है? और उसमें जब धर्म को उनको महत्व देना था, बताना था कि कौन-सी धर्म की किताब महत्वपूर्ण है, जिसको उसको मूल्य का वो लोग क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहे थे, तो उनको पता था जिस तरह क्रिश्चियन बाइबल महत्वपूर्ण किताब है, जैसे मुसलमानों की कुरान महत्वपूर्ण किताब, तो इनकी भी कोई एक महत्वपूर्ण किताब होगी, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था। तो तो अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से उन्होंने धर्मों पर अपना नैरेटिव बनाया और क्रिस्टल उस धार्मिक पहचान को क्रिस्टल कर दिया। जबकि हम ये जानते हैं कि हिंदू धर्म धर्म के रूप में एक कोई धर्म की जो व्याख्या है उसमें फिट नहीं बैठता। उसमें अलग-अलग मत, अलग-अलग भगवान सब कुछ अलग-अलग है ना? तो उन्होंने उसको एज़ ए ब्रॉडर सेंस में हिंदू धर्म के अंदर लेके आया और कुछ किताबों को उन हिंदू धर्म की मुख्य किताबों के रूप में अ, स्थापित किया। अब मुसलमानों के साथ भी उन्होंने यही किया। हम ये देखते हैं जो शरिया एक्ट है वो भी यही था कि यहाँ पे इतने अलग-अलग फ़िक़्ह थे, उनको यूनिफ़ाई करके एक शरिया एक्ट बनाया। तो अभी हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू धर्म पे ही टिके हुए हैं। तो और दूसरा उन्होंने जातियों के लिए क्या किया? जातियों के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने मार्शल रेस रेस खोजी। और मार्शल रेस खोज के उन्होंने सेना को जातियों के आधार पर डिवाइड कर दिया कि कौन जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट इस तरीके से उन्हें डिवाइड कर दिया। इस तरीके से उनके अनुसार से ये 2 चीज़ें उन्होंने भारत के साथ की और उसका सम्मान देने लगे। उन्होंने जातीय प्राइड को बढ़ावा दिया, ना कि उसको कम किया। तो उनको पता था कि कौन-सी जाति के तहत वो भारत में शासन कर सकते हैं और अलग-अलग जातीय ग्रुप बनाए हुए थे ताकि अगर कोई एक जाति उठे तो दूसरी जाति से उसको लड़ा सके। तो ये भी एक काम उन्होंने किया था। तो ये इतना हमने पढ़ लिया और फिर हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने जातीय जनगणना जब कराई, तो उन्होंने जब बार-बार पूछा कि आपकी जाति कौन है? और एक व्यक्ति अपनी जाति नहीं जानता, लेकिन जब जाति जनगणना में उसको बताना पड़ेगा मेरी जाति क्या है, तो उनको बार-बार बोलने पर उनको पता चल जाता है कि मेरी ये जाति है और मुझे ये बोलना है कि मेरी ये जाति है। तो इस तरीके से वो भी वहाँ पे सॉलिडिफाई मतलब उसको जो है मजबूत किया, उसको कठोर किया जातियों को और उन्होंने जो जो किताबें पब्लिश की जाति को समझने के लिए उन्होंने उसमें कुछ स्टीरियोटाइप किया कि भाई कि उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय कैसा ड्रेस पहनते हैं और वैश्य कैसा ड्रेस पहनते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक इमेज बना दी कि कौन सी जाति किस का स्टीरियोटाइप क्या होगा। तो ये बातें हम की। अच्छा ये सारी बातें मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, ये आर्गुमेंट सारे इस किताब के हैं। तो हम हमारी कोशिश क्या है कि हम किताब के आर्गुमेंट को आगे लेके बढ़ें। हम भले ही उसमें अपना क्रिटिक अपनी आलोचना रखें, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि किताब बोल क्या रही है, आर्गुमेंट बन क्या रहे हैं और क्यों ये आर्गुमेंट मजबूत है और क्यों इस आर्गुमेंट पे बात होनी चाहिए। जी हम जयप्रकाश फाकिर भाई के साथ जुड़ चुके हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा इंट्रो दे दिया लेकिन थोड़ा-सा समझाना जी, जी। ज़रूरी था कि क्या बैकग्राउंड था। जी, तो जी। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, ठीक है? जी। अब हम सेकंड पार्ट पे किताब के हम आते हैं और जो है ओरिजिनल कास्ट और क्या है ट्रेडिशन, बायोग्राफी, आर्काइव एम्पिरिकल आर्काइव इतना पार्ट है। इसको हम थोड़ा समझेंगे अलग-अलग मतलब 4 पार्ट में किताब बटी हुई है, हर पार्ट में 3 सब टॉपिक है, तो उन टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक था ओरिजिनल कास्ट, सोशल आइडेंटिटी इन द ओल्ड रिजिम, ये इसका टॉपिक है, इस पे हम बात करते हैं। जी फाकिर भाई, थोड़ा-सा पहले आप बता दें, बैकग्राउंड बता दें, फिर हम शुरू करते हैं। यह निकोलस का मानना है कि जो कास्ट है, वो 2 भाग में बाँट देते हैं पूरे इतिहास को, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि एक ब्रिटिश का जो 1857 से पहले 1857 के बाद और उनका मानना था उसी को प्री रिजाइम यानी ब्रिटिश के पहले या 1857 के पहले जो जाति व्यवस्था अलग थी और वो फ्लूइड थी, उनके हिसाब से वो इतनी रिजिड नहीं थी। और उसके बाद जब कैटलॉगिंग हो गया और जब ब्रिटिशर्स ने क्लासिफिकेशन कर दिया, जैसा कि एक रोला बार्थ हैं, वो बोलते हैं क्लासिफिकेशन इज ऑपरेशन,
यानी क्लासिफाई करना ही ऑपरेस करना है, किसी को सताना है। जैसे ही आप क्लासिफाई करते हैं तो यू क्रिएट ए हायरार्की, और हायरार्की एक ऑपरेसिव कार्रवाई है, ऑपरेसिव एक एक्शन है। तो इस तरह से वो चीज़ों को निकोलस डर्क्स देखते हैं। तो निकोलस डर्क्स जो हैं इस तरह से चीज़ों को, और मैं बता दूं कि ये जो निकोलस डर्क्स की किताब है, मैं भी इसके प्रभाव के बारे में इतना मुझे ज्ञान नहीं था। मैं इस किताब को चर्चित किताब मानता था, लेकिन बहुत प्रभावशाली, कितना ज़्यादा प्रभाव है इस किताब का मुझे नहीं मालूम था, वो आज ही मालूम चला। कई हमारे दोस्त हैं जो बहुत विद्वान मित्र हैं, लाका वगैरह, और जो डेल्यूजे, गुटेराटी वगैरह पर जिनका काफ़ी अध्ययन है, तो वो लोग भी जिस भाषा को डिस्कशन के दौरान बोल रहे थे, लग रहा था कि निकोलस डर्क्स ही बोल रहा है। तो तमाम जिन लोगों के ये हित में है ये किताब का भारत में जो रोल है, जो भूमिका है, जाति के उत्पीड़न को, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन और कास्ट ऑपरेशन, जाति उत्पीड़न और जाति शोषण के तथ्य को डिनाई करना, उसको इनकार करना, और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो गेज को शिफ्ट करना कि, और जो उच्च जाति के लोग जिनको इससे फायदा हुआ है जाति व्यवस्था से, उसकी जगह ये सारी जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स पे लाद देने का जो एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए इसकी किताब का इस्तेमाल होते रहा है। किसी भी चीज का कई, जैसे हीगेल है तो उसका मार्क्सिस्ट अप्रोप्रिएशन है, बुर्जा एप्रोप्रिएशन है, कंजर्व, तो एक ही किताब के कई कई एप्रोप्रिएशन होते हैं, अलग अलग लोग उसको तरीके से अप्रोप्रिएट करते हैं। तो कम से कम जो भारतीय उच्च जाति का एप्रोप्रिएशन है वो इस किताब का इस रूप में है कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की देन है, और इसके लिए भारत का कोई भी जो शासक वर्ग है वो जिम्मेदार नहीं, ये उनका लबोलुबाब है। तो इसका प्रभाव मैंने, जो लोग बहुजन समाज में आते हैं उनका भी यही मैंने देखा। वही बहस में, सिर्फ इसमें मेरी बेटी से बहस हो रही थी तो उसका ख्याल अलग था, उसने स्पष्टता बोला कि इतनी गलत चीज है ये। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मानती हो कि कास्ट सिस्टम ब्रिटिशर के आने के बाद हुआ, तो उसने बोला कि ये तो बहुत ही गलत है, इसमें सोचने जैसा क्या है, ये तो बहस का भी मुद्दा। तो एकमात्र इतने लोगों से आज मैंने डिस्कशन किया तो सारे लोग डस के पक्ष में थे, उन्हीं का प्रभाव मैंने देखा, सिवाय मेरे बेटी के, जिसने कहा कि ये तो बहुत ही गलत है, मतलब इसको, ये सेल्फ एविडेंट है, इस पे बहस करने और प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है। और ये जो कॉन्टेंशन है, जो प्रीमाइस है, जो मान्यता है, जो ये निकोलस डर्क्स की बिल्कुल ही गलत है। उसने उसको एक बारगी ही गलत कहा कि इसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सेल्फ एविडेंट एक्जियोमेटिक फर्क है, जैसे एक्जियम होता है यूक्लिड का, वैसा है। लेकिन बाकी लोगों पे इसका बहुत प्रभाव देखा। तो मुझे इस कार्यक्रम का महत्व का एहसास हुआ कि बहुत ही जरूरी, उस प्रभाव को देखते हुए कि कितना ज्यादा जो भी बुद्धिजीवी हैं एक क्रॉस, पहले मुझे लगा कि सिर्फ उच्च जाति के बुद्धिजीवियों पर इस पर प्रभाव होगा क्योंकि ये इनके हित में है, जिसके हित में होता है उसका समर्थन करता है, और न्याय अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सबसे ऊपर होता है मेरे हिसाब से हित। अगर आपके हित में कोई चीज है तो लाख बुरा हो अनैतिक हो उसका आप समर्थन करते हैं। तो जो कास्ट क्लास इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जिनके हित में नहीं है वो भी इसके प्रभाव में है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग चीज है, बहुत सावधान होने का मैटर है, और इस पे बड़े गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत को ये बढ़ा देता है कि मैंने देखा कि जो बहुजन मनीषी हैं उन पर भी इस किताब का काफी गहरा प्रभाव है। वो भी मानते हैं कि नहीं, ब्रिटिश के आने के बाद कास्ट का स्वरूप, जब उनका ये मानना था एक शब्द में कि जब ब्रिटिशर्स ने इसका अध्ययन किया, इसको क्लासिफाई किया, इसको प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके दौरान ये, जब आप किसी चीज का अध्ययन करते हैं, उस पर सोचते हैं, उस पर एक इपिस्टिम यानी कि ज्ञान मीमांसा करते हैं,
तो उस चीज को आप बदल भी रहे होते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह इतिहास कार बोलते हैं कि खाली बोरे की तरह है, जब इतिहास जो पास्ट है लगातार बन रहा होता है, पास्ट कोई फिक्स चीज नहीं है, ये अभी वर्तमान की जरूरतों, खासकर राजनीतिक जरूरतों, पॉलिटिकल नेसेसिटी के मुताबिक पास्ट भी बदलते रहता है। इसीलिए एनसीईआरटी के किताब का नाम आवर पास्ट्स है, आवर हिस्ट्रीज है। देयर इज नॉट ए हिस्ट्री, देयर आर हिस्ट्रीज, जो आपके वर्तमान के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के मुताबिक बदलती रहती है। इतिहास की बदलने की कोशिशें तमाम सत्ताओं द्वारा, तमाम सरकारों द्वारा होती रहती है, आपने देखा है, चाहे हिटलर हो, चाहे तमाम ब्रिटेन। तो उसी मुताबिक जाति के बारे में अभी तक जो राय थी उसको बदलने की जबरदस्त महत्वाकांक्षी कोशिश इस किताब में भी 2001 में पब्लिश हुई, शाया हुई, तो उसमें दिखता है। तो इसको समझने की जरूरत जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जरूरत एक देखिए कॉलोनियल आदमी द्वारा, एक अंग्रेज द्वारा, निकोलस द्वारा ऐसा कि, और ये ज्यादातर ऐसे हुआ कि कॉलोनियल विमर्श आप देखेंगे, जो पोस्ट कॉलोनियल उत्तर उपनिवेशिक जो विमर्श है, डिस्कोर्स है, ठीक है, और जो एंटी प्राच्यवाद ओरिएंटलिज्म के खिलाफ जो एडवर्ड सईद लिखते हैं, और फूको जो गवर्नमेंटलिटी एक टर्म है जिसका मिशेल फूको यूज करता है, जिसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट यानी गवर्निंग का तरीका क्या है कि वहां हर विषय पे सब कोई नहीं बोल सकता है, जो अब्दुल्ला मंसूर या जय फाकिर नहीं बोल सकते हैं, हर विषय का एक एक्सपर्ट होता है। स्त्री विमर्श है तो उसका एक्सपर्ट होगा जो पैनल में बुला लिए जाएंगे। तो एक्सपर्टाइज यानी विशेषज्ञों की जो सिस्टम है, प्रणाली है, इसी को फूको ने गवर्नमेंटलिटी बोला, उसकी सख्त तनकीद की, उसकी आलोचना की कि ये गलत है, ज्ञान का ये जो प्रोडक्शन का तरीका है ये बहुत फॉल्टी है, और ये पावर यानी जो सत्ता क्या सेवक होता है ये ज्ञान का, ये जो गवर्नमेंटलिटी जो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंटलिटी की आलोचना, तो इस तरह आप देखेंगे कि निकोलस डर्थ तमाम जो विमर्श है उसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है, और इतना महत्वपूर्ण क्यों उठा है, वो पोस्ट कोलिनियम विमर्श, ये एंटी कोलिनियम, मिशेल फूको, एडवर्ड सईद, सबको अपनी सेवा में लगा देता है, अपने पर्पस, अपने प्रोजेक्ट। उसका प्रोजेक्ट क्या है, झुठलाना किस चीज को, जाति, कास्ट, जाति जो उत्पीड़न है, वो मानता ही नहीं कि जाति उत्पीड़न को वो मिथ करार देता है, जातीय शोषण को, एक्सप्लॉयटेशन और उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं सरप्लस वैल्यू को हथिया लेने को, और उत्पीड़न बोलते हैं आजादी नहीं देने को, लैक ऑफ चॉइसेस, फ्रीडम को, कर्टेलमेंट को। इसलिए दोनों अलग अलग टर्म है, इसलिए अलग अलग मैं बोल रहा हूं। जातीय उत्पीड़न और जातीय शोषण दोनों के तथ्य से इनकार कर देने के लिए ये किताब लिखी गई है। इसी पे आमादा है, जिसको मुक्तिबोध बोलते हैं कि एक तथ्य देने को टाल है सारा बवाल। तो एक सत्य, जातीय उत्पीड़न का जो सत्य है उसी को टाल देने के लिए किताब लिखता है, और अपनी सेवा में प्राच्यवाद, उत्तर आधुनिकता, मिशेल फूको के गवर्नमेंटलिटी के सिद्धांत को, फिर लियोतार को, और लियोतार बोलता है कि इसेंस इज वायलेंस अगेंस्ट डिटेल्स। तो ये जो इसेंशलाइज करने की प्रवृत्ति है मार्क्सवाद के अंदर या किसी भी मेटा नैरेटिव महाख्यान के अंदर, वो ब्योरों से इनकार कर देता है, कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए बार बार एक टर्म इस किताब में आएगा कि जाति बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अंग्रेजों पे आरोप लगेगा कॉन्डेंसेंसिंग का, रिडक्शनिज्म का, ओवर सिंप्लीफिकेशन का। ये तमाम किताब में हर पन्ने पन्ने पे ये अनुगूंज, ये अंडरटोन आपको सुनाई देगी इस जी, इतनी बड़ी मोटी किताब, बल्कि किताब के अंदर से। तो ये जी, जो सिंप्लीफिकेशन का आरोप है, ये टिपिकल पोस्ट मॉडर्निस्ट आरोप है। पोस्ट मॉडर्न लोगों ने भी इसेंस यानी सिर्फ जो प्लेटो जिसको इसेंस बोलता है, ध्यान देना, जैसे कि मार्क्स के अनुसार पूरी सभ्यता का इसेंस क्या है, वर्ग संघर्ष, क्लास। इसी तरह आपको फ्रायड के अनुसार पूरी सिविलाइजेशन एंड डिस्कंटेंट नामक किताब में फ्रायड बोलता है कि पूरी सभ्यता का इसेंस क्या है, सेक्स और अनकॉन्शियस और चेतन। तो हर आदमी, या आप निश्चय को लें तो वो पूरी सभ्यता का इसेंस क्या बोलता है, पावर, विल टू पावर। तो इस तरह आप देखेंगे
कि एक इसेंशियलिज्म है, कि रिड्यूस कर देना एक वर्ड में, जिसकी तनकीद देरिदा भी करता है लोजोसेंट्रिज्म बोल के, कि एक लोगोस या शब्द पूरे विमर्श के केंद्र में है, जैसे मध्य युग में गॉड है। तो इसी तरह अंग्रेजों पे आरोप लगाता है निकोलस डर्स कि ये लोजोसेंट्रिक हैं। किस मामले में? कि ये कास्ट इनका केंद्र, भारतीय समाज को समझने के लिए एक वर्ड आविष्कार करते हैं लोजोसेंट्रिक, वो वर्ड कास्ट है। इसीलिए ये इसकी सख्त तनकीद करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कास्ट को भी बहुत रिड्यूस करके, ये क्लासिफाई करके, बहुत ओवर, मतलब बहुत ज्यादा आरोप लग रहा है ओवर सिंप्लीफिकेशन का। तो ये तमाम जो विमर्श चल रहे थे उत्तर आधुनिक मवाद जदीदियत के, उसको अपनी सेवा में लगा देता है। निकोलस जी। डस की ये विशेषता है, ये पावर किताब है। पे आते हैं। जी, जी। हाँ फ़ाकिर भाई, जी अब जी। हम सीधे हमने पूरा हाँ ठीक-ठाक टाइम लेके दोबारा से रिवीज़न भी कर दिया, बता दिया कि क्यों जी जी ये किताब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जी अब हम बात करते हैं कि वो कह रहे हैं, जो जो हम टॉपिक था हमारा, जी कि द ओरिजिनल कास्ट सोशल आइडेंटिटी इन द ओल्ड रिजिम। ये कह रहे हैं कि देखिए, कास्ट कोई आइसोलेशन में तो पैदा हुई नहीं। तो कह जी रहे हैं कि वो क्या परिस्थितियाँ थी, जिससे जी जातियाँ पैदा हुई। तो वो कह रहे हैं जी इसकी ये परिस्थितियाँ थी कि राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर। तो जो जो समूह राजनीति के जितने करीब रहे, उनके किनशिप, उनके उनकी जातियां उतनी ज्यादा प्रभावशाली बन गई। ठीक है, वो एग्जाम्पल भी देते हैं, मैंने नोट भी कर रखा था कि वो शिवाजी का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि वो अपने आप को जब क्षत्रिय घोषित करते हैं तो ब्राह्मणों को चुनौती देते, ब्राह्मण उनका विरोध करने की कोशिश, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्षत्रिय स्थापित हो जाते। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो कैसे, क्योंकि वो पावर डायनेमिक काम किया था ना। इससे पता चलता है कि हाउ पॉलिटिकल मूवमेंट शेप कास्ट डायनेमिक एंड द सोशल हायरार्की एज ग्रुप। ठीक है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जितना पॉलिटिकल रिस्पॉन्स के जरिए जातियां ऊपर और नीचे गई हैं। ठीक है, ये कोई ब्राह्मणों ने बैठ के नहीं बनाया कि ये वाली जाति ऊपर रहेगी, ये वाली जाति नीचे रहेगी। ठीक है, ये वो आर्गुमेंट बनाते हैं, वो बनाते, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी यहाँ पे एक डाल दिया था, आप देखिए कि how how did the formation and assertion of caste identity insert with the broader political movement and the power struggle in Indian history। तो वो पूरा इसी पे पूरा अपना कोशिश करते हैं समझाने की कि जिन समूहों के पास जमीनें थी, उनके पास पावर थी। ठीक है, और जो समूह के जमीन थी वो धीरे वो राजतंत्र के उतने करीब थे, राजाओं के करीब थे, या जो जातियां राजाओं के करीब थी, जैसे कोलार जाति की बात कर रहे, जो कह रहे हैं कि वो लोअर कास्ट मानी जाती थी। अ, लेकिन वो क्योंकि राजा के ज्यादा करीब संरक्षण में थे वो लोग, तो बाद की कालों में वो लोग अपर कास्ट में गिने गए। तो इस तरीके से कई वो जातियां लेके आते हैं, बताते हैं कि वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स के जरिए ऊपर और नीचे गई। मान लीजिए कि एक एक राजा था, कुछ जाति को उसने संरक्षण दे रखा था, उसका राज्य खत्म हो गया, कोई दूसरा राजा आया, उन जाति को संरक्षण नहीं दिया गया, तो वो जाति ऑटोमेटिक नीचे चली गई। ये आर्गुमेंट वो बना रहे हैं। ठीक है फकीर भाई, मैंने इस पे आपका कमेंट चाहिए। तो इसमें निकोलस डर्स जो होते हैं, इतिहास के तथ्यों को आंशिक रूप से लेते हैं, पूरेपन के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे उनका जो उदाहरण है शिवाजी वाला, उस पर आप जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि इससे सिर्फ इतना साबित होता है कि ये जो वर्चस्व था उच्च जातियों का, वो इतना अनकॉन्टेस्टेड नहीं था। इसको चुनौती जी जाती रही है, जिसको सोशलॉजी में बोलते हैं चेंज एंड कंटिन्यूटी, कि सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं था, बीच बीच में इसमें ब्रेक्स थे, इसमें गैप्स थे, बीच में ये स्ट्रगल चलता रहता था। ये इतना सेडेंट्री करके कि पूरा समाज इसको मान ले, और ये है जो मनी जो है पूरी एक स्मूथ टाइप की, चिकनी टाइप की, समतल नहीं थी इसमें। लेकिन अगर आप टोटलिटी में इसको देखेंगे कि शिवाजी आते हैं तो ये जैसे मुगल आए तो अपने पावर को कंसोलिडेट किया, मुसलसल 500 साल तक लगभग। आप देखेंगे कि बाबर 16वीं शताब्दी के शुरू में ही आ जाता है, और 1857 तक लगभग मान सकते हैं कि, बराए नाम ही सही था वो। तो ये लेकिन शिवाजी का
जो अंत हो जाता है, तुरंत पेशवा राज, उनके पोते की हत्या कर दी जाती है शिवाजी द्वितीय की, और ब्राह्मणों यानी पेशवा ब्राह्मण थे, उनका राज कायम हो जाता है। तो आप गौर करने लायक इसमें शिवाजी का है जो मति या सत्ता में आ जाना नहीं है, गौर करने लायक इसका ट्रांजियंस कि कितना क्षणिक है। एक इतिहास के इपोक में दूसरी पीढ़ी तक भी शासन नहीं चल पाना, तीसरी तक एक बहुत गौर करने लायक बात है, जिसको चेरी पिकिंग करते हुए निकोलस डर सुविधा पूर्वक इग्नोर कर देते हैं। इस तथ्य को पूरेपन में नहीं देखते हैं, टोटलिटी में अपने ही प्रतिज्ञा कि पर किसी तथ्य को पूरेपन टोटलिटी में देखना चाहिए, अंग्रेजों पे आरोप लगाते हैं आंशिक दृष्टि की, वो खुद उसके शिकार हो जाते हैं और पूरे तथ्य को वो टोटलिटी में नहीं देखकर आंशिक रूप से देखते हैं कि एक शिवाजी बीच में बन गया। लेकिन वो कितना ट्रांजिएंट है, कितना आरजी है, कितना अस्थाई है कि 2-3 पीढ़ी तक भी कायम नहीं रह सकता, सालों तक भी कायम नहीं रह सकता, और पेशवा यानी ब्राह्मण का तुरंत कब्जा। तो इसका विश्लेषण जब आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो इसे ये साबित होगा कि बीच बीच में जो ब्राह्मण कास्ट है, जो आपका रूलिंग कास्ट है, वो नीचे वालों को अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है। कास्ट सिस्टम का जो अर्थ कितने लोग ले लेते हैं हिडन एजम्पशन में, कि इसका अर्थ है कि छोटी जातियों को वो काम ही नहीं लेंगे, वो उससे अछूत, ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम जो है छुआछूत पे जो आधारित है, वो छुआछूत इतना भी सर्वव्यापक नहीं है, ये जिसकी सहारा निकोलस डक्स लेते हैं, क्योंकि इसमें जो हिडन एजम्पशन ही गलत है। हिडन एजम्पशन में हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल टूल है उसको हम लोग तथ्य मान लेते हैं, वो आइडियोलॉजिकल टूल है। छुआछूत किसी आदमी को घृणा करके एक साइकोलॉजिकल टूल के रूप में उसको हीन भावना में डालने का यंत्र है। इसका अर्थ प्रेगमेटिक यानी व्यवहारिक लाइफ में छुआछूत नहीं है। ये छुआछूत कहीं भी किसी से कुआं खुदवाने में, अगर कोई दलित जाति का उसे कुआं खुदवाना चाहता है, या प्रेमचंद की कहानी सदगति है उसमें लकड़ी चिरवाना चाहता है कोई ब्राह्मण एक दलित से, तो उसमें बाधा नहीं बनता। या कोई छोटी जाति की सुंदर स्त्री है उससे शादी करना चाहता है कोई, तो बाधा नहीं बनता। तो कास्ट को ऐसे प्योर रूप में जैसा लिखा गया है रिचुअलिस्टिक, उसको व्यवहार में मानना सही नहीं है, उसको प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहिए। तो प्रैक्टिकल रूप में कहीं भी जो रूलिंग क्लास बाधा नहीं बनता कि अपने हित के लिए, अपने राइवलरी के लिए नीचे वाले को इस्तेमाल कर लेना। तो इसको मैं इस इतिहास का जो रीडिंग है, हिस्ट्री का रीडिंग है, मैं इस तरह देखता हूं कि जो राइवलरी क्लास थी, जो मुगल थे, जो उस टाइम में अंग्रेज वगैरह भी के टाइम में भी आप देखेंगे कि इनका इस्तेमाल जो सबल्टर्न जातियां थी, जो छोटी तथाकथित जातियां थी, इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने भी किया, जैसा कि आप जानते हैं 1800 ईस्वी का जो युद्ध हुआ उसमें, और उसका इस्तेमाल यहाँ के रूलिंग क्लास ने भी किया शिवाजी के रूप में, उसको अपना आइकन वगैरह बना के। तो ये मेरे हिसाब से ये जो तथाकथित जातियों का इस्तेमाल था, और इसको ये देखना कि इन्होंने कास्ट के जो पदानुक्रम था हायरार्की को तोड़ दिया, उसके उदाहरण के रूप में पेश करना, ये मिस रीडिंग ऑफ हिस्ट्री है। देखिए, इन्होंने जो आर्गुमेंट बनाया था वो यही बनाया था कि जो टाइटल दिए जाते थे वो टाइटल जो है, जैसे हम मुसलमानों को समझाते खान बहादुर और इस तरीके का, या मलिक, ये सब टाइटल वो क्या ये सब पॉलिटिकल टाइटल थे, और ये बताते थे कि राजा से कितनी करीबी है कोई कोई सोशल आइडेंटिटी कितनी करीबी है। तो कह रहे कि और इसी तरीके से ये मजबूत होते गए, जैसे मैंने बताया था अभी कि वो राजा हट गया, दूसरे राजा है तो उसने कुछ नए टाइटल इंट्रोड्यूस किए, तो इस तरह कर इस तरह हायरार्की बनी, और यही हायरार्की भेदभाव वाली हायरार्की थी। ये उनका पॉलिटिकल रिस्पॉन्स ही हायरार्किकल भेदभाव वाली हायरार्की का रिस्पॉन्स था। उन्होंने ब्राह्मणवाद को समझाने की कोशिश की, या ब्राह्मण को इज्जत क्यों थी, कह रही हर जो कस्टम थे, जो रिचुअल्स थे, तो जो ब्राह्मण जो थे उन कस्टम, उन रिचुअल के संरक्षक भी थे, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको करवाते थे। मतलब कोई भी राजा है, कोई भी कस्टम करवा रहा है तो उसको करवा रहे। तो इसलिए ब्राह्मण जाति जो थी वो उस राज धर्म की, उस राज कस्टम की संरक्षक के रूप में भी थी, इसलिए उनकी उनकी इज्जत और जातियों से ज्यादा इसलिए थी। वो कह रहे कि ब्राह्मण तो अपना कोई राज करते नहीं थे, वो तो किसी राजा के यहाँ जजमान ही थे, लेकिन जजमान में भी उनकी जजमान करो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको,
ना शब्द मतलब कि उनकी सेवा में ही थे किसी राजा की। हाँ, हाँ, तो हाँ, अब बिल्कुल। उसकी सेवा में थे, लेकिन उनको सेवा में रहते हुए ज़्यादा इज़्ज़त इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो उस राजा के कस्टम को, उसके रिचुअल को करवाने का काम करते थे। इसलिए उनको ज़्यादा इज़्ज़त थी, इसलिए उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी थी। तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं कि ब्राह्मणों ने ये बताया कि किसकी स्थिति नीचे हो। उनकी स्थिति भी पॉलिटिकल पावर से तय हुई। समझ रहे, आर्गुमेंट समझ में आ रहा है कि हुँ, ब्राह्मण की स्थिति इसलिए अच्छी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कुछ किताबों में ये बात लिख दी कि हम श्रेष्ठ है। वो ये कह रहे हैं कि वो इसकी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि राजा जो भी पॉलिटिकल पावर में था, उसने अपने धर्म के, अपने कस्टम रिचुअल को करवाने के लिए एक टूल की तरह ब्राह्मणों को इस्तेमाल किया, क्योंकि ब्राह्मण ये करवाते थे तो इसलिए हुँ, उनको दैवीय, मतलब उनको उस तरीके से इज्जत मिलने लगी। ठीक है, वो इस तरह उल्टा करके थोड़ा सा देखने की कोशिश की। जी बिल्कुल। फागल, तो कुछ तो बोलेंगे ये फिर आगे सारी चलते दृष्टि, हैं। जी हाँ, ये जी दृष्टि निकोलस डस, मिशेल फूको से लेते हैं, जहाँ पे पावर का कंसेप्ट क्या है, और लुई अल्थुसे से लेते हैं। लुई अल्थुसे आइडियोलॉजिकल एपरेटस ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि जो भी स्टेट है, फ्यूडल स्टेट हो, कैपिटलिस्ट स्टेट हो, बुर्जुआ स्टेट हो, ये स्टेट का एक आइडियोलॉजिकल एपरेटस होता है। यानी आइडियोलॉजिकल एपरेटस में स्कूल आ गया, फिर आपका जो मंदिर आ गया, रिलीजन आ गया, ये सारे आइडियोलॉजिकल एपरेटस हैं। तो आप देखिएगा कि प्रायः ये स्कूल, जैसे मदरसा है, वो कुरान वगैरह के पढ़ने से, धर्म से जुड़ा रहता है। चर्च से भी जुड़े हुए स्कूल आज भी, जो ईसाई मिशनरी स्कूल हैं, चर्च से जुड़े हुए हैं, वही पढ़ाते हैं उसको। और जो बाकी स्कूल हैं उनका भी कहीं ना कहीं, दयानंद आर्यो वैदिक स्कूल है तो धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म और तो धर्म स्कूल वगैरह मिलके एक आइडियोलॉजिकल अपरेटस, यानी विचारधारात्मक एक औजार की काम करते हैं। और इसी तरह राजा का ये जो औजार है, आइडियोलॉजिकल टूल है, तो उसका कस्टोडियन कौन था? जो भी औजार कस्टम के रूप में वो औजार, और सबको एक सामान्य शब्द से विहित कर सकते हैं, लुई अल्थुसे का उदाहरण लेते हुए, आइडियोलॉजिकल टूल। तो जो आइडियोलॉजिकल औजार थे, इसका संरक्षक चूंकि ब्राह्मण था, वो भी राजा के सेवा में लगा हुआ था और राजा की रखवाली में लगा हुआ था, इसलिए उसका महत्व था, राजा उससे ऊपर था। लेकिन आप देखेंगे कि एक थियोक्रेसी करके कंसेप्ट है, जैसा मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया में कहा जाता है कि पुरोहितों का राज है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी में भी अस्त्र शस्त्र इतना नहीं पाया गया, कि बंदूक रिप्रेसिव स्टेट नहीं था, हिंसा का मिनिमम स्तर, इकोनॉमी ऑफ पावर जिसको बोलता है मिशेल फूको, तो इकोनॉमी ऑफ पावर थी और हिंसा का इतना इस्तेमाल नहीं था। सिंधु घाटी के खुदाई में आज तक इतने अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, इसलिए उसको थियोक्रेसी, पुरोहितों का राज बोला गया, चाहे बेबीलोन हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो। तो ये इंडिया में भी एक थियोक्रेसी किस्म की रही, और राजा बल की इस्तेमाल किया जाता था कि हर इपोक में, हर युग में ब्राह्मण, एक क्षत्रिय क्लास अगर उससे विद्रोह कर दे, लड़ाई हो जाए, जैसे कि बुद्ध के टाइम में ब्राह्मण क्षत्रिय में एक क्लैश है, लड़ाई होती है, एक संघर्ष चलता है, और बुद्ध बोलते हैं कि सबसे बड़ा कास्ट क्षत्रिय है, और ब्राह्मण बोलते हैं कि हम लोग हैं। तो ये लड़ाई उस टाइम में होती है, तो वो उसके खिलाफ छोटी जातियों से, तथाकथित निचली जातियों में नियो क्षत्रिय वर्ग खड़ा कर देता है। इतिहास को जब देखेंगे तो ब्राह्मण की विशेषता है, उनके खिलाफ खड़ा कर देता है। और जिन जगहों में बौद्ध धर्म या अन्य ट्राइबल, आदिवासी प्रभाव के कारण, संस्कृति के प्रभाव के कारण कोई तैयार नहीं होता ब्राह्मण का टूल बनने से, तो उनमें ये खुद ही राजा बन जाता है। इसलिए जो निकोलस डर्स का अध्ययन है वो एकांगी है। सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ क्या है कि उनका जो काम है वो साउथ इंडियन, यानी कि दक्षिण भारतीय एक क्षेत्र विशेष, कोलार वगैरह पे है। आप उनकी किताब भी देखिएगा तो उसी पे। तो वो खुद ही जो अंग्रेजों पे आरोप लगाते हैं कि डाइवर्सिटी को अंग्रेज नहीं समझ रहे, ब्रिटिश, खुद निकोलस डर्स भी अंग्रेजों की तरह ही उसके वैविध्य को, जाति जो डाइवर्सिटी को नहीं समझ पा रहे, वो उत्तर भारत में आते ही नहीं। नहीं तो ऐसा बोलते ही नहीं कि ब्राह्मणों का शासन नहीं रहा। शुंग के समय से, शुंग वंश भी ब्राह्मण वंश था, दाहिर भी ब्राह्मण राजा था, और बंगाल में तो क्षत्रिय कास्ट पाया ही नहीं जाता है। बंगाल में अब जब जाएंगे तो क्षत्रिय जाति करके बहुत कम, उनका जनसंख्या न के बराबर है जो बाहर से आए लोग हैं। वहां ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो पावर था एक ही में इन्वेस्टेड था, वहां ब्राह्मण ही राजा थे। ठाकुर जो टाइटिल है, आप देखेंगे कि क्षत्रिय लोगों की टाइटिल है। ठाकुर जो शोले फिल्म का हो,
आप देखते हैं राजपूत है, क्षत्रिय तथा कथित, इसीलिए देखिएगा अनुराग ठाकुर या तमाम ठाकुर टाइटल हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, ये लगाते। लेकिन बंगाल में कोई रविन्द्रनाथ ठाकुर है या कोई ठाकुर है तो वो ब्राह्मण है। वहां ठाकुर का अर्थ ब्राह्मण होता है कि मैं ठाकुर हूं, और उनकी जमींदारी थी, उनका राज था, ठाकुर ही राजा था। आप देखेंगे सूतानुती का राजा, जिससे अंग्रेजों ने कलकत्ता सूतानीति शोभा बाजार खरीदा, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है, तो वो एक ब्राह्मण राजा ने बेचा। तमाम जो राजा वहां के थे ब्राह्मण थे, बंगाल के, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इसलिए इन तथ्यगत रूप से जिसको आधार बना के इतने बड़े बड़े निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो उनका रॉ मटेरियल ही गलत है, प्रीमाइस ही गलत है। इसलिए उनके निष्कर्षों पे बात करने की बात तो बाद में आती है, जिस नहीं, आधार पे वो अपने निष्कर्ष मैं एक बात कहना निकालते चाह हैं। रहा था। वो कह रहे कि जी ब्राह्मण, जैसे मैं एग्जैक्टली वो नहीं देख पा रहा हूँ कहाँ पे है, वो समझाने की कोशिश करे कि ब्राह्मण अपने आप में कोई एक जाति नहीं है, ये तो वर्ण था। लेकिन हम जब बात करते हैं जातियों के रूप में, तो बाकी सब जातियों को हम नाम लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ण को ही पूरा हम लोग जाति बना देते हैं। तो वो कह रहे कि जो अगर जो पूजा पाठ के काम में जो लगे थे, वो उनका जिक्र कर रहे थे कि वो लोग जो है किस तरीके से। ठीक है, बाकी आपकी बात से मैं सहमत, बस यहाँ पे एक बात जोड़ रहा था कि ब्राह्मण को वो वर्ग की तरह, वर्ण की तरह ही बताते। जी आगे। तो आगे ये वर्ण और जाति का जो मामला है, ये हिस्टोग्राफी से जुड़ा हुआ मामला है कि अलग अलग समय पे जो हायरार्की है भारत में, जो भारत में, ये इस तथ्य से कोई इनकार नहीं सकता है कि एक सोशल या दूसरे समाजों में भी एक सामाजिक विषमता, हायरार्की, सीढ़ीदार एक स्ट्रक्चर रहा है एक के ऊपर एक। तो वो आपको ग्रीक सभ्यता में भी पाएंगे कि प्लेटो ने 3 टाइप का सोल आदमी बताया। एक जिसमें विजडम की प्रधानता है, जो गोल्ड से बना हुआ है यानी ब्राह्मण टाइप का, और एक करेज से बना हुआ है, वो सोल है, वो सिल्वर से बना हुआ है और वो क्षत्रिय टाइप का है, करेज है। और एक है जो कि टेम्परेंस, जिसमें प्रमुखता है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन ग्रीक से लेके हर जगह सोशल हायरार्की थी। और वो एक जन्म पे आधारित, जाति का अर्थ ही होता है जो जन्म से हो, यानी जाति, जन्म धातु से ही जाति बना हुआ है। तो भारत की खासियत भारतीय उपमहाद्वीप की थी। तो ये हायरार्की पहले से थी। इस हायरार्की को वेद वगैरह में, जिसको पुरुष सूक्त इतना चर्चित है, वो वर्ण के रूप में है, बाकी जातियों के रूप में ये सब फैला। तो ये खुद ही निकोलस डर्स बोलते हैं कि भारत में जाति एक समान नहीं रहा, अलग 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 इसका विकास होते रहा, इसका एवोल्यूशन हुआ है। जातीय व्यवस्था सामाजिक चेंज के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता रहा। चेंज एंड कंटिन्यूटी के मामले हैं कि, लेकिन जो शोषण है वो एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस चीज है। जाति अपनी स्वरूप बदलती रही, लेकिन एक चीज नहीं बदला, वो है शोषण और उत्पीड़न। लेकिन समय मुगल आए, तो मुगलों के आने के बाद, तुर्कों के आने के बाद, हुणों के आने के बाद, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था वैसी ही नहीं रह सकती थी जैसे पहली थी। बाहरी जब कोई एलिमेंट आता है या अंदर से कोई विषमता के खिलाफ भक्ति आंदोलन, विद्रोह आंदोलन, जो भी बोल लीजिए, तो वो जैसे सिद्ध आए, नाथ आए, बुद्ध आए, ये तमाम आंदोलन इस संघर्ष का। इसलिए बाबा अम्बेडकर बोलते हैं भारत का इतिहास ब्राह्मण परंपरा और शरण परंपरा के संघर्ष का इतिहास है। पूरे भारत के इतिहास को मैं भी इसी रूप में देखता हूँ। तो ये जो संघर्ष है, इतना शांति नहीं रहा कि आदमी मान लिया है और चल रहा है, विद्रोह होता रहा, जिसको कि निकोलस डर्स भी स्वीकार करते हैं, एडमिट करते हैं। तो ये जो विद्रोह होता रहा, ये तो इसके मुताबिक उसमें रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन होगा। काउंटर रेवोल्यूशन में जो विद्रोह उसको कंटेन कर लिया जाता था, अप्रोप्रिएट कर, तो आखिरी जो जीत होती थी बैटल और वार में, वो रूलिंग क्लास की होती थी, जिसके कारण फूंको को पढ़ना पड़ा कि रेसिस्टेंस भी पावर का ही एक फंक्शन है और कोई चेंज आने वाला नहीं है। पूरे इतिहास में जो चेंज आता है उसको अप्रोप्रिएट कर लेता है रूलिंग क्लास। इसलिए जो संसार है एक ही साथ अपरिवर्तनीय भी है, असहनीय भी है, कि भले ही अत्याचार बर्दाश्त आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज भी नहीं कर सकते। पावर बहुत ही ऑल परवेसिव है। तो आप देखेंगे कि इसको एप्रोप्रिएट, जैसे शिवाजी आते हैं एक तथ्य, लेकिन शिवाजी का एप्रोप्रिएट कर लेते हैं पेशवा लोग और शासक बन बैठते हैं, ये भी तो। और वो ज्यादा लंबा चलता है। शिवाजी का काल कितना है, पेशवा का काल कितना बड़ा है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप ये देखने से इतने बड़े तथ्य से, चूंकि बायस्ड है, क्योंकि निकोलस डर्स पहले से तय करके बैठे हैं कि मुझे कास्ट से इनकार करना है, उसके ऑपरेशन से इनकार करना है, तो इसलिए वो देख नहीं पाते कि भाई लंबा समय तो पेशवा राज का है। तो इसी तरह से भारतीय समाज
में बदलाव आने के बावजूद एक तथ्य कि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, कि उत्पीड़न खत्म। तो इनका जो प्रीमाइस है कि जो भी राजा के नजदीक, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, जो भी राजा के नजदीक है वो बहुत वो, तो ये थ्योरी जो बार बार बोलते हैं, ये थ्योरी कोई नई नहीं है। इस थ्योरी को एक ब्राह्मण एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, नृतत्व शास्त्री थे भारत के, एम.एन. श्रीनिवास, तो उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ये तीन नोशन दिए, तीन उन्होंने थ्योरियां दी। तो इसी थ्योरी में जो डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी थी, जो एक मिथ है अपने आप में, उसी का ये दोहराव है, कोई नई बात नहीं डॉर्थ कर रहे। वो एम.एन. श्रीनिवास की, नेहरू की, ये जो शासन के नजदीक जो आ जाती थी राजा के अंदर कास्ट, उसी कास्ट को तो डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है, जो सत्ता में भी आ जाती है। तो ये जो डोमिनेंट कास्ट जो है, जैसे अहीरों को बोला गया और बाकी रेड्डी लोगों को बोला गया, उड़ीसा में पटनायक को आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप ध्यान देंगे आप देखेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव एक इवैल्यूएशन करेंगे कि सत्ता, यानी कि कितने लोग पॉलिटिकल पावर में हैं, कितने लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, कितने लोग धनी मानी टॉप 20 मिलियनियर में गिने जाते हैं, ऐसा एक इंडेक्स अमर्त्य सेन टाइप का बनाएंगे, एक साइंटिफिक टाइप का, तो देखेंगे कि ये मिथ है, डोमिनेट कास्ट करके कुछ है ही नहीं, जिसको कि कुफीर एक चिंतक हैं दलित, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इंपेरिकल डाटा, आंकड़ों के आधार पे बताया कि हम लोग बनिया को, जैसे कंचई लैया बोलते हैं, स्मगलर और ये सब करके, कि बहुत वो कास्ट है, तो उन्होंने बोला कि बनिया नहीं, जब व्यापार करने के भी ठान लेता है ब्राह्मण, तो वही सबसे डोमिनेंट कास्ट साबित होता है। जैसे किर्लोस्कर कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है मोटर वगैरह बनाने में, किर्लोस्कर कंपनी हर आदमी जानता है, इतनी नामी। तो वो कंपनी भी आप देखिएगा कि किर्लोस्कर नामक एक कन्नड़ ब्राह्मण स्थापित करता है, और डोमिनेंट उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। जो ट्रेडिशनल बनिया या बनिक क्लास है, पेरियार भी बनिक क्लास से आते हैं, उनको भी अत्याचार का शिकायत, सामाजिक आंदोलन करना पड़ जाता है। इसी तरह टीवीएस कंपनी का जो मालिक है, जो श्रीनिवासन, वो भी ब्राह्मण से आते, तो ब्राह्मण जब आता है व्यापार में, तो वहां से सबको अबरदस्त कर देता है। जब वो दलित करने आता है, सबको अबरदस्त, जहां ही घुसता है वो एक तो डोमिनेंट कास्ट एक ही है इंडिया में, वो है ब्राह्मण कास्ट। तो इसलिए जब तथ्यों के आधार पे देखेंगे, कुफीर जैसे आंकड़े देते हैं आपको, आंकड़े इंपीरिकल, जिसको कार्ल मार्क्स बोलता है कि अपने जनरलाइजेशन को आपको विवरण की दृष्टता से संपुष्ट करना होगा। You need to augment your generalization and abstraction, your premises and hypothesis with the empirical documents and evidences. आपको प्रूफ देने होंगे, वो प्रूफ निकोलॉडर्स नहीं देते, वो सिर्फ एग्जाम्पल दे देते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि दक्षिण का। लेकिन आपको पूरे भारत की जब उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो आपको बिहार की भी बात करनी होगी, यूपी में भी जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसकी बात करनी होगी। तो सारे कास्ट स्ट्रक्चर में जो विविधता है, उसके बीच जो एक एकता है, आपको आर्कियोलॉजी करनी होगी। जैसे फूको ने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा कि भाई ये जो ऊपर से अंतर दिख रहा है, उसके भीतर एक एकता है, यूनिटी है, सब में एक कॉमन चीज है। तो उस कॉमन चीज की तलाश निकोलस डर्स नहीं करते अपने जनरलाइजेशन के लिए। एक पार्टिकुलरिटी वर्सेस जनरलिटी का जो विवाद है, जिसके बारे में डेल्यूजे वगैरह ने लिखा है, तो ये पार्टिकुलरिटी को ही जनरलाइज कर देते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट की तरह ये भी नहीं बात है कि मैं पार्टिकुलर हूं इसलिए ये मेरा सत्य है। अपने सत्य को, यानी कंटिंजेंट सत्य को, वो पूरा यूनिवर्सल सत्य बना देते हैं। यानी हीगल से भी ज्यादा वो प्रत्ययवादी बन जाते हैं, सोलोफिस्ट बन जाते हैं, कि अपने सत्य को, इस मामले में उनके रूमिनेशन और प्रत्ययवाद में एक ही आदमी उसका मुकाबला कर सकता है, फ्रायड, जो अपने को ही सत्य मानता है। जो सोफिस्ट लोग का तर्क था कि आई एम द मेजर ऑफ ऑल थिंग, मैं नहीं द मेजर ऑफ ऑल थिंग, सबका अपना। तो रिलेटिविज्म के पूरे वो स्ट्रीम में चले जाते हैं, क्योंकि इंपीरिकल जो फैक्ट है वो इकट्ठा करना चाहिए, जो सही अध्ययन का तरीका स्टडी का, कि तमाम जगहों से उनको, कि किस कास्ट के कितने लोग व्यापारी बने, कितने लोग पूंजीपति बने, किसकी कितनी संख्या है। आप देखिए कि एविएशन फील्ड में किंग फिशर में जो चले गए बाहर, इंग्लैंड में, क्या नाम है उनका, जो बड़ी हवाई कंपनी जिनकी है, माले, विजय विजय माल्या। तो विजय माल्या एक ब्राह्मण खड़ा होता है, तो सारे लोगों के आगे सबसे एकदम एलिट क्लास का एविएशन कौन माना जाता है? टाटा का भी नहीं माना जाता है, ठीक है, किसी का नहीं, किंग फिशर सबसे ऊपर है। आज भी हमारे एक जानकार ने
जो एयर इंडिया का घटिया से तुलना किया कि सबसे घटिया सर्विस उसका है, पहले वो सरकारी था, तो सबसे बढ़िया किसका है, तो विजय माल्या का। तो आप देख सकते हैं कि आज भी कहीं जो डोमिनेंट कास्ट है, तो इन तथ्यों पर तो ध्यान आप नहीं हटा रहे, इसको सुविधाजनक तौर से आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक साइंटिफिक, मैं नहीं कहता कि आप डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी ना दें, लेकिन इसके पीछे एम.एन. व्यास भी हवा हवाई बात करते हैं। कोई इंपीरिकल एविडेंस, साइंटिफिक आंकड़ा, सोशल साइंसेज का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए जो सांख्यिकी तरीका है, जो पियरे बोर्दू जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, एक फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी, जिनको फ्रांस के एक समाज विज्ञानी हैं पियरे बोर्दू। तो बोर्दू का तरीका क्या है, इंपीरिकल, स्टैटिस्टिकल, कि आपको स्टैटिस्टिक्स के जो स्टैंडर्ड तरीके हैं वैज्ञानिक, उससे मदद लेनी होगी। सिर्फ आप हाइपोथेटिकल आगे पे। जी, ठीक है फ़कीर भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय पसमादा, जय हिंद। जय अस्सलाम वालेकुम।